तारीख 2 जुलाई, दिन शनिवार। बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर सुन रहे हैं आप। मेरा नाम है मानसी दास। राजनीतिक माहौल ऐसा बना हुआ है हैदराबाद में, जहां पर हम देख सकते हैं एक तरफ जहां पर बीजेपी के होर्डिंग्स दिखते हैं तो ठीक उसी से लगकर जो है टीआरएस के भी दिख रहे हैं। हैदराबाद में आज से शुरू हुई बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। सड़कों पर दिखी बीजेपी टीआरएस के बीच की राजनीतिक होड़। लेकिन क्या बैठक के जरिए तेलंगाना पर है बीजेपी की नजर? भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का एक अहम भाग है कि उन्होंने हैदराबाद को चुना इस बैठक के लिए। ये उसका एक ही उद्देश्य हो सकता है कि यहाँ पे और जरा जान डाली जाए पार्टी के कैडर में। विवेचना में सुनेंगे कहानी चंद्रशेखर आजाद की। अल्फ्रेड पार्क में जिस पेड़ के पीछे आजाद की मृत्यु हुई थी, अंग्रेजों ने रातों रात उस पेड़ को जड़ से काट कर उसका नामो निशान मिटा दिया। होंगी खेल की बातें भी, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं देश दुनिया का हाल। बीबीसी समाचार। ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की पुलिस हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उन्हें आज मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा श्रीवास्तव की कोर्ट में पेश किया गया था। जुबैर की ओर से दलील रख रही वकील वृंदा ग्रोवर ने जमानत याचिका दाखिल की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। कथित चरमपंथी समूह इस्लामिक स्टेट ने 30 जून और 1 जुलाई को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में धार्मिक विद्वानों की एक सभा में तालिबान पर 2 हमलों की जिम्मेदारी ली है। इस सम्मेलन में 3000 मौलवियों को बुलाया गया था, जिसमें तालिबानी नेता हिब्तुल्लाह अखुंजादा भी शामिल थे। ईरान के दक्षिणी हिस्से में आए एक भूकंप के कारण कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 19 लोग घायल हुए हैं। भूकंप 6.2 तीव्रता का था और इसका केंद्र बंदरगाह शहर बंदर अब्बास था। एक अधिकारी ने बताया है कि भूकंप के कारण सबसे अधिक नुकसान सायेह खोस्त नाम के एक गांव को पहुंचा। होर्मुजगान रेड क्रेसेंट के निर्देशक मुख्तार सलाहशोरीस ने कहा है कि वो बचाव और राहत कार्य पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ما شاهد یک زمین لرزه مهیب بودیم 6.2 ریشتر بامداد امروز و البته پس لرزه های بسیار شدیدی که و الان در حال حاضر तड़के सवेरे आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.2 मापी गई थी। इसके बाद मिनटों तक इसके आफ्टर शॉक भी महसूस किए जाते रहे थे। भूकंप के तुरंत बाद हमने बचाव कार्य शुरू कर दिया था। हम लोगों के लिए रहने की आपात व्यवस्था कर रहे हैं। मुख्तार सलाहशोरीस के शब्द। मेक्सिको के राष्ट्रपति ने एक बड़ी तेल रिफाइनरी ओल्मेका का उद्घाटन किया है और कहा है कि इससे विदेश पर कच्चे तेल की देश की निर्भरता कम होगी। राष्ट्रपति आंद्रे मैनुअल लोपेज ओब्राडोर ने कहा कि देश अपनी जरूरत के तेल का बड़ा हिस्सा अमेरिका से आयात करता है। इससे देश की संप्रभुता पर आंच आती है। उन्होंने बीते 4 दशकों में देश में तेल रिफाइनरी न बनाने के लिए पूर्व सरकारों की आलोचना भी की। उन्होंने कहा, Nos estamos preparando para dejar de importar gasolina, diésel y turbocina, ser autosuficientes. हम गैसोलीन, डीजल और जेट फ्यूल का आयात कम करने और आत्मनिर्भर होने की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं। इससे देश में नई नौकरियां पैदा होंगी और यहां से मिलने वाला तेल घरेलू बाजार की जरूरतों को पूरा करेगा। ये अपने आप में एक बड़ा कदम है। हम अपने बाजार को प्राथमिकता देंगे। ये थे आंद्रे मैनुअल लोपेज ओब्राडोर के शब्द। कश्मीरी फोटो जर्नलिस्ट सना इरशाद मट्टू ने आरोप लगाया है कि फ्रांसीसी वीजा होने के बावजूद अधिकारियों ने उन्हें दिल्ली से पेरिस नहीं जाने दिया। सना इरशाद को अपनी तस्वीरों के लिए 2022 का पुलित्जर पुरस्कार मिला है। एक ट्वीट कर उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली से पेरिस एक बुक लॉन्च और फोटो एग्जीबिशन के लिए जा रही थी। फ्रांसीसी वीजा मिलने के बावजूद मुझे दिल्ली हवाई अड्डे पर इमिग्रेशन डेस्क पर रोक दिया गया। मुझे बस इतना कहा गया कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यात्रा नहीं कर सकती। भारत में कोरोना संक्रमण के दौरान फोटोग्राफी के लिए सना इरशाद मट्टू को फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। यूक्रेन के दक्षिणी शहर माइकोलिएव में रूस ने एक के बाद एक कई हमले किए हैं। शहर प्रशासन ने नागरिकों से कहा है कि वो घरों के भीतर ही रहें। इससे एक दिन पहले यहां से करीब 100 किलोमीटर दूर यूक्रेन के ओडेसा शहर के एक रिहायशी इलाके पर मिसाइल गिरी थी, जिसमें 20 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। स्वागत है आपका बीबीसी हिंदी के पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में। इसे आप बीबीसी हिंदी के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर लाइव सुन रहे हैं। मैं आपके साथ हूं मानसी दास।
तेलंगाना के हैदराबाद में आज से बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हुई है। 2 दिन होने वाली इस बैठक के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैदराबाद पहुंचे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैदराबाद पहुंचे थे और उनके स्वागत में एक बड़े रोड शो का भी आयोजन किया गया था। वहीं आज यहां सत्ताधारी तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस ने भी एक बड़े रोड शो का आयोजन किया था। हैदराबाद में आज क्या क्या हुआ, ये जानने के लिए मैंने बात की हैदराबाद में आयोजन स्थल पर मौजूद बीबीसी संवाददाता सुरेखा अबूरी से। जी देखिए, 2 टीआरएस और बीजेपी की अगर हम बात करते हैं तो एक तरफ जहां कल जेपी नड्डा की भी एक रैली निकली थी एयरपोर्ट से लेकर जहां होटल तक, और आज औपचारिक तौर पर जो कार्यकारिणी की बैठक है उसकी शुरुआत हो गई है। लेकिन वहीं पर हम देख रहे हैं कि टीआरएस ने भी जो है, क्योंकि यशवंत सिन्हा आज वो हैदराबाद पहुंचे तो उन्होंने भी एक भारी रैली जो है उन्होंने भी निकाली। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि एक राजनीतिक माहौल ऐसा बना हुआ है हैदराबाद में जहां पर हम देख सकते हैं कि बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े पोस्टर्स दिख रहे हैं। एक तरफ जहां पर बीजेपी के होर्डिंग दिखते हैं तो ठीक उसी से लगकर जो है टीआरएस के भी दिख रहे हैं। तो ये जो 2 रंग के जो पोस्टर्स और होर्डिंग्स और झंडे दिख रहे हैं वो पूरे शहर भर में दिख रहे हैं, और खासकर टीआरएस की सरकार को लेकर जो है ज्यादा तवज्जो देते हुए ये बताया जा रहा है कि टीआरएस की सरकार ने तेलंगाना में क्या कुछ किया है और तेलंगाना को टॉप पर किस तरीके से लेकर आया है, ये दिखाने की कोशिश की गई है। और वहीं पर दूसरी तरफ कई बार ट्विटर वॉर भी हम देख रहे हैं। तो एक तरीके से राजनीतिक माहौल चरमसीमा पे दिख रही है, क्योंकि यशवंत सिन्हा का भी उसी वक्त में आना। दूसरी तरफ जो पुराना शहर है, जो भाग्यलक्ष्मी मंदिर जो है, वहां पर भी कई बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो भी वहां पर आज दर्शन के लिए गए। भाग्यलक्ष्मी मंदिर भी एक तरीके से कह सकते हैं कि एक केंद्र बिंदु बना हुआ है भाजपा की राजनीति की तेलंगाना में। अगर हम बात करते हैं तो जितने भी बीजेपी के नेता आते हैं वो उस मंदिर में जाते ही जाते हैं। जी, क्योंकि देखिए पिछले 2-3 साल से खासकर अगर हम बात करें, जब जीएचएमसी के जो हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो चुनाव हुए, उसके बाद जो उपचुनाव हो रहे थे, उसमें भी तो कुछ भी अगर कार्यक्रम, कोई भी कार्यक्रम अगर भाजपा कर रही है तेलंगाना में तो उसकी शुरुआत वहां से की जा रही है। ये बताएं सुरेखा जी कि जैसे आपने बताया कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सड़कों पर राजनीतिक माहौल एकदम गर्म हो गया है। एक तरफ हैदराबाद में अभी सड़कों में एक तरफ भगवा दिख रहा है तो एक तरफ गुलाबी, और ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक रंग चढ़ा हुआ है सड़कों पर। सीधी टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि के चंद्रशेखर राव जो है वो चाहते हैं कि जो देश की राजनीति पर जो है वो अपने एक हावी होना चाहते हैं, और उसकी कोशिशों में वो लगे हुए हैं। ये हम सब ने देखा कि किस तरीके से अलग अलग राज्यों के पार्टियों से और वहाँ के नेताओं से वो मिलते रहे। लेकिन अब ये एक तरीके से कह रहे हैं कि सीधी टक्कर जो देखने को मिली, क्योंकि भाजपा यहाँ पर आई है, वो यहाँ पर जीतना चाहती है, राज्य में जो है अपनी सरकार के लिए वो कोशिश कर रही है। जबकि टीआरएस को अगर हम देखते हैं तो वो चाहते हैं कि वो केंद्र में जो है अपना एक कम से कम एक ऐसी छवि छोड़े, ऐसी छाप छोड़े जिससे देश की राजनीति में कुछ बदलाव आ सके। तो ये जो होड़ है ये साफ दिख रही है। सड़कों पर हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से झंडे और होर्डिंग्स लगे हुए हैं। एक तरफ जो राज्य में है वो केंद्र की तरफ देख रहे हैं, जो केंद्र में है वो राज्य में सरकार बनाने के लिए देख रहे हैं। जानकारी दे रही थी सुरेखा अबूरी। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल होने के लिए पीएम मोदी को हैदराबाद पहुंचना है, और उससे पहले विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा आज हैदराबाद पहुंचे। टीआरएस नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यशवंत सिन्हा का स्वागत करने बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचे, जबकि प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए उन्होंने एक दूसरे मंत्री को एयरपोर्ट भेजा। इस मामले पर बीजेपी नेता एन रामचंद्र राव ने क्या कहा, पहले ये सुनिए। ये छोटापन है, ये मानसिकता है, डर है इनके घर में, खौफ बना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है, हम उनसे मिलेंगे तो उसके सामने नहीं जा सकते हैं। वो डर कर हमारा सामना नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमारे रिसीव करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री को वो नहीं आए हैं। राजनीति से कभी प्रोटोकॉल का संबंध नहीं रखना चाहिए। राजनीति से उठकर अपने आप को देश की और अपने प्रदेश की जनता का गौरव रखना चाहिए था मुख्यमंत्री को। मोदी आज हैदराबाद पहुंच चुके हैं। इसके बाद हुआ ये कि यशवंत सिन्हा के साथ जो सम्मेलन आयोजित किया गया था उसमें केसीआर ने यह अपील की कि सांसदों को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों की तुलना करनी चाहिए और यशवंत सिन्हा को चुनना चाहिए। दूसरी तरफ उनके स्वागत में जो बड़ा आयोजन किया गया था उसी मंच से केसीआर ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने क्या क्या कहा, उसमें से कुछ चीजें हमने आपके लिए एडिट करके एक छोटी सी क्लिप बनाई है, ये सुनिए। 13 महीने इस देश में किसानों ने आंदोलन किया आपके सरकार के खिलाफ, आपके नीतियों के खिलाफ। आप किस प्रकार के गंदे गंदे आरोप हमारे अन्नदाताओं पर लगा रहे थे। आपने तो उनको उग्रवादी कह दिया, खालिस्तानी कह दिया। दोस्तों, ये सोचने की बात है
अगर आपके बनाए हुए कानून सही थे, आखिर हुआ क्या? सारा देश के सामने आपको सर झुका के किसानों को माफी मांगना पड़ा। चुनाव के वक्त है मीठी मीठी बातें, चुनाव गुजर गया तो झूठी झूठी बातें। ये देश देख रहा है, देश महसूस कर रहा है। आपका तानाशाही दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, जो देश के लिए खतरा है। देश में क्या हो रहा है, किस प्रकार का नीतियां अपनाया जा रहा है, हर हालत से हिंदुस्तान बेहाल होते जा रहा है। किसान परेशान, जवान परेशान, नौजवान बेरोजगार परेशान, उद्योगपति परेशान। कौन खुश है आपके सरकार से? अब आपके कालखंड में आज निवेश का ड्रेन हो रहा है, लाखों करोड़ विथड्रा करके विदेशों में जा रहे हैं। मेक इन इंडिया में लोग नहीं आए, मेक इन इंडिया में कुछ नहीं हुआ, ये तो झूठ था, बिल्कुल झूठ, सफेद झूठ। कल के भाषण में बताइए क्या हुआ मेक इन इंडिया से? कुछ आया देश में या कुछ गया? यह है मेक इन इंडिया का नतीजा। इन चीजों से देश का विकास होगा? विकास नहीं, सत्यानाश होगा। अगर ये माहौल ऐसे ही बने रहे, पूंजीपति अपने निवेश को विथड्रा करे, हमारे देश से इंडस्ट्री भाग रहा है, निवेश का ड्रेन हो रहा है, हम स्पेक्टेटर बने रहेंगे, देश का सर्वनाश होगा। बड़ा ही दुख होता है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कालाधन डबल हो गया, दुगना हो गया। कालाधन कंट्रोल नहीं हुआ लेकिन डबल हुआ। स्विस बैंक से पैसे नहीं आए, भ्रष्टाचार बढ़ गया देश में। ये थे केसीआर और आगे ये सवाल उठ रहा है कि जब प्रधानमंत्री पहुंच रहे हों उस समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को सीएम रिसीव करने जाएं, ये किस बात का संकेत है? यही समझने के लिए अब से थोड़ी देर पहले मैंने बात की हैदराबाद में मौजूद वरिष्ठ संवाददाता उमर फारूक से। ये इस तरह का तीसरा वाकया है जबकि राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने मोदी के स्वागत के जो अवसर थे उनको मतलब एक तरह से अवॉइड किया है। इससे पहले के 2 यात्राओं में भी वो मोदी को लेने के लिए नहीं गए थे, बल्कि अपनी जगह किसी मंत्री को भेजाया था। और जब से ये संबंध पहले की तरह उतने अच्छे नहीं रहे हैं और लगातार हर यात्रा के साथ साथ ये दूरी लगता है कि बढ़ती जा रही है। ये भी उनका कहना है सरकार की ओर से कि नरेंद्र मोदी किसी सरकारी दौरे पे नहीं आए हैं, बल्कि वो पार्टी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए आए हैं, इसलिए मुख्यमंत्री का वहां जाना जरूरी नहीं था और एक मंत्री को भेजा गया था। उमर फारूक साहब, मैंने आज केसीआर का भाषण सुना आपसे कुछ देर पहले। उन्होंने जम के बीजेपी पर निशाना साधा है, तो क्या हम ये माने कि ये आने वाले चुनावों को देखते हुए हैं और दोनों पार्टियां एक दूसरे के साथ टफ कंपटीशन देने की तैयारी कर रही हैं? हाँ, यही मतलब एक तरह से आपने जो पहला सवाल किया था उसका भी यही अर्थ लगाया जा सकता है, क्योंकि जहाँ पे नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हो रही है बीजेपी की, उससे पहले जितने जो बयान आए हैं भाजपा के नेताओं की ओर से, उनमें क्लियर तौर पर यही कहा जा रहा है कि अगला जो मुकाबला होगा, चुनावी मुकाबला तेलंगाना में, वो सीधे भारतीय जनता पार्टी और तेलंगाना राष्ट्र समिति के बीच होगी। और इस हर बयान के साथ साथ टकराव बढ़ रहा है। कहा जा सकता है कि बहुत ही तीव्र किस्म की जंग चल रही है दोनों के बीच में। केसीआर ने जो कुछ कहा आज अपने भाषण में, ये असल में लगातार टीआरएस के अलग अलग नेताओं की ओर से उठाए जा रहे मुद्दे हैं। और खुद केसीआर के जो पुत्र हैं और एक बहुत ही वरिष्ठ मंत्री हैं, साथ ही साथ वो टीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट भी है, उन्होंने भी कई सवाल उठाए हैं कि क्यों लगातार तेलंगाना के साथ नाइंसाफी हो रही है। उनके शब्दों में उन्होंने कई उदाहरण दिए, उसमें सबसे बड़ा उदाहरण ये है जो पैसा आना चाहिए था तेलंगाना को 19,000 करोड़ रुपए का, वो पैसा केंद्र सरकार ने रोक रखा है। ये अलग अलग कार्यक्रमों के अंतर्गत है। नीति आयोग ने इसका सिफारिश की थी कि इतना पैसा तेलंगाना को मिलना चाहिए। अब तक 150 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज जो है वो पूरे देश के लिए अप्रूव किए गए केंद्र सरकार की ओर से, लेकिन एक भी तेलंगाना को नहीं मिला है। और ऐसे ही कई और दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी नहीं मिले। तेलंगाना सरकार का कहना है इसके साथ जो है वो नाइंसाफी हो रही है। लेकिन दूसरी ओर लगातार भाजपा की तरफ से ये हमले हो रहे हैं टीआरएस सरकार पे कि वो असफल हो रही है किसानों के मामले में, रोजगार के मामले में और दूसरे मामलों में। एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर यह भी है कि पिछले विधानसभा चुनावों में टीआरएस ने क्लीन स्वीप किया था और बीजेपी 5 तक का आंकड़ा पार नहीं कर पाई थी। ऐसे में ये नहीं लग रहा कि जमीनी स्तर पर अगर बीजेपी को अपने प्रदर्शन को 2 गुना भी करना है पिछले चुनावों के मुकाबले, तो उसे काफी कुछ करने की जरूरत है। बात बिल्कुल सही है। देखिए, एक श्रेय मैं देना चाहूंगा या कोई भी शायद विशेष देना चाहे भारतीय जनता पार्टी को, कि वो जब भी दावा करते हैं कि हम लोग अगला चुनाव जीतने वाले, वो इतने विश्वास के साथ ये बात कहते हैं कि सामने वाला जो है वो शायद उस पर विश्वास करने में मजबूर हो जाता है। लेकिन इससे अच्छा जो उनका परफॉर्मेंस रहा है वो लोकसभा चुनाव में रहा है, जबकि 4 लोकसभा की सीटें बीजेपी जीत गई और उसके बाद से वो उनका विश्वास बढ़ा। तो लगातार वो कहते आ रहे हैं कि अगला चुनाव जब भी आएगा हम जीतेंगे। और ये भी कहा जा सकता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का एक अहम भाग है
कि उन्होंने हैदराबाद को चुना इस बैठक के लिए। नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हो रही है, ये उसका एक ही उद्देश्य हो सकता है कि यहाँ पे और जरा जान डाली जाए पार्टी के कैडर में, स्थानीय नेताओं में ये विश्वास पैदा किया जाए कि वो चुनाव जीत। तो रविवार को जो सभा होने वाली है भाजपा की, जिसमें नरेंद्र मोदी बात करने वाले हैं, तो उसमें भी इस बात पे जोर होगा कि अगला चुनाव जो है वो टीआरएस और वर्सेस बीजेपी होगा और इसमें बीजेपी जीत के आएगी। वो इस तरह का विश्वास लोगों को देना चाहते हैं। और जो तेलंगाना राष्ट्र समिति है दूसरी तरफ, वो भी आत्मविश्वास से भरी हुई है कि वो भी उनका मुकाबला कर लेंगे और लगातार तीसरे बार वो चुनाव जीतेंगे। विश्लेषण कर रहे थे उमर फारूक। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। इसे आप बीबीसी हिंदी के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर लाइव सुन रहे हैं। आगे विवेचना में सुनवाएंगे कहानी चंद्रशेखर आजाद की। अब वक्त है हमारी साप्ताहिक पेशकश विवेचना का। चंद्रशेखर आजाद के कभी हार न मानने के जज्बे, बहादुरी, साफ सुथरे चरित्र और उनकी असीम देशभक्ति ने उन्हें अपने जमाने का सबसे लोकप्रिय क्रांतिकारी बना दिया था। हाल ही में बाबू कृष्णमूर्ति ने आजाद की जीवनी लिखी है, आजाद द इनविंसिबल। विवेचना में इस सप्ताह रेहान फजल नजर डाल रहे हैं चंद्रशेखर आजाद के जीवन पर। चंद्रशेखर आजाद 1922 में एचआरए के सदस्य बन गए थे। इससे पहले 1921 में वो असहयोग आंदोलन के दौरान पकड़ लिए गए थे। मजिस्ट्रेट ने 15 साल के बच्चे से पूछा था, तुम्हारा नाम? उसका जवाब था आजाद। तुम्हारे पिता का नाम? आजादी। तुम्हारा पता? जेल। इन जवाबों से खींचकर उस अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने चंद्रशेखर आजाद को 15 बेत लगाने की सजा दी थी। जब आजाद को एक खंबे से बांधकर बेत लगाए जाने लगे तो वो हर बेत पर चिल्लाकर कहते थे, भारत माता की जय। बेत की सजा खाने के बाद आजाद को जेल से रिहा कर दिया गया। 1925 का अंत होते होते काकोरी कांड के करीब करीब सभी अभियुक्त पकड़ लिए गए थे, सिवाय कुंदन लाल और चंद्रशेखर आजाद के। उन दिनों उनके साथी उनका नाम लेने के बजाय उन्हें नंबर 1 और नंबर 2 कहकर पुकारते थे। उस जमाने में आजाद बहुत फक्र से कहते थे, मेरे जीते जी कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा। वो कहा करते थे, दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। काकोरी ट्रेन डकैती के लिए बिस्मिल ने अपनी मदद के लिए 9 क्रांतिकारियों को चुना था। राजेंद्र लाहिरी, ठाकुर रोशन सिंह, सचिंद्र बख्शी, अशफाकुल्ला खां, मुकंदी लाल, मनमथ नाथ गुप्त, मुरारी शर्मा, बनवारी लाल और चंद्रशेखर आजाद। लूट के बाद आजाद को गठरी में बंधी लूट की रकम को लखनऊ पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई थी। उस दिन को याद करते हुए मनमथ नाथ गुप्त ने अपनी किताब आधी रात के अतिथि में लिखा था, गोमती नदी के किनारे घंटों चलते हुए हम लखनऊ शहर में दाखिल हुए थे। चौक पहुंचने से पहले आजाद ने रुपयों की गठरी रामप्रसाद बिस्मिल के हवाले कर दी थी। मुझे और आजाद को लखनऊ शहर की कोई खास जानकारी नहीं थी। हमें यह भी अंदाजा नहीं था कि हमें कहाँ जाना चाहिए। आजाद ने हमें सलाह दी, क्यों न हम एक पार्क में सो जाएं। उस जमाने में बेघर लोग अक्सर पार्क में ही सो जाया करते थे। हमने एक पेड़ के नीचे थोड़ी बहुत नींद लेने की कोशिश की। ठंड में हम लोग कांप रहे थे। जैसे ही भोर हुई, चिड़ियां चहचहाने लगी और लोग मंदिरों में जाने लगे। हम लोग भी जाग गए। हम जैसे ही पार्क से बाहर निकले, हमें एक अखबार बेचने वाले की आवाज सुनाई दी, काकोरी में ट्रेन डकैती। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। पार्क में हमारे सोने के दौरान काकोरी में हुई ट्रेन डकैती की खबर चारों ओर फैल चुकी थी। कानपुर के अखबार प्रताप ने, जिसका संपादन गणेश शंकर विद्यार्थी कर रहे थे, क्रांतिकारियों की तारीफ करते हुए सुर्खी लगाई थी, भारत के 9 रत्न गिरफ्तार। लेकिन इन गिरफ्तार लोगों में चंद्रशेखर आजाद नहीं थे। आजाद पुलिस की नजरों से बचते हुए बनारस पहुंच चुके थे। वो पुलिस के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहे थे। पुलिस हाथ धोकर उनके पीछे पड़ी थी, लेकिन वो हर बार पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो जाते थे।
काकोरी केस में बड़े क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी के बाद संगठन चलाने की जिम्मेदारी आजाद जैसे जूनियर क्रांतिकारियों पर आ गई थी। जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे लाला लाजपत राय पुलिस की लाठी से मारे गए तो क्रांतिकारियों ने उनकी मौत का बदला लेने की योजना बनाई। योजना बनी कि भगत सिंह लाला लाजपत राय पर लाठी चलवाने वाले साउंडर्स पर गोली चलाएंगे, राजगुरु स्टैंड बाई में रहेंगे और भगत सिंह को कवर देंगे। अगर हमले के बाद कोई इनका पीछा करता है तो पंडित जी उर्फ चंद्रशेखर उससे निपटेंगे। जैसे ही साउंडर्स अपने हेड कांस्टेबल चानन सिंह के साथ अपनी मोटरसाइकिल के पास पहुंचा, राजगुरु ने चीते की तरह उछलकर उसके सीने पर फायर कर दिया। अगले ही क्षण भगत सिंह एक पेड़ के पीछे से कूदे और उन्होंने एक के बाद एक 6 गोलियां साउंडर्स के शरीर में उतार दी। साउंडर्स की उसी समय मौत हो गई। भगत सिंह और राजगुरु दौड़ने लगे। उन्हें पकड़ने के लिए इंस्पेक्टर फर्न दौड़ा। राजगुरु ने उस पर फायर करने की कोशिश की, लेकिन उनकी पिस्टल का घोड़ा अटक गया। जैसे ही फर्न ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, राजगुरु ने उन्हें इतनी जोर से लात मारी कि वो दूर जा गिरा। राजगुरु और भगत सिंह कॉलेज की तरफ दौड़ रहे थे। उनके पीछे हेड कांस्टेबल चानन सिंह दौड़ रहा था। करीब 50 गज की दूरी से आजाद ये सब नजारा देख रहे थे। चानन सिंह भगत सिंह को पकड़ने ही वाले थे। बाबू कृष्णमूर्ति चंद्रशेखर आजाद की जीवनी आजाद द इनविंसिबल में लिखते हैं। तभी पीछे से आजाद की आवाज गूंजी, रुको। चानन सिंह ने भागते हुए पीछे मुड़कर देखा। आजाद ने चिल्लाकर कहा, रुको, इनका पीछा करना छोड़ दो। चानन सिंह ने आजाद की बात नहीं मानी और भगत सिंह का पीछा करना जारी रखा। जब चानन सिंह ने तीसरी बार आजाद की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया तो आजाद ने फायर किया। गोली लगते ही चानन सिंह नीचे गिर गया। आजाद भी वहां से उठे और गायब हो गए। कुछ दूरी पर साइकिलें उनका इंतजार कर रही थीं। भगत सिंह ने साइकिल चलाई। राजगुरु आगे उस साइकिल के डंडे पर बैठे। वो तेजी से नाभा हाउस पहुंचे। इसके बाद क्रांतिकारियों ने तय किया कि वो सेंट्रल असेंबली में बम फेंकेंगे। आजाद ये काम खुद करना चाहते थे, लेकिन इसके लिए उनका कोई साथी तैयार नहीं हुआ। इसके बाद भगत सिंह ने ये जिम्मेदारी उठाने की पेशकश की। चंद्रशेखर आजाद इसके सख्त खिलाफ थे। बाद में सेंट्रल कमेटी की बैठक में भगत सिंह ने ये काम करने के लिए सबको मना लिया। इस काम में उनका साथ देने के लिए बटुकेश्वर दत्त को चुना गया। बाबू कृष्णमूर्ति लिखते हैं, जिस दिन भगत सिंह को असेंबली में बम फेंकना था, आजाद, भगवती चरण, सुखदेव और वैशम पायन भी असेंबली के अंदर पहुंच गए। जैसे ही प्रश्नकाल शुरू हुआ, आजाद खड़े हो गए। भगत सिंह और दत्त ने उनकी ओर देखा। आजाद ने हाथ के इशारे से उनसे विदा ली और संकेत दिया कि वो अपना काम जारी रखें। जैसे ही जॉर्ज शूस्टर ने खड़े होकर बिल के बारे में बोलना शुरू किया, भगत सिंह ने बम फेंका। बम की जोरदार आवाज और गहरे धुएं के बीच भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने नारा लगाया, इंकलाब जिंदाबाद, HSRA जिंदाबाद। उन्होंने सदन में पर्चे फेंकने शुरू कर दिए। पूरी असेंबली में भगदड़ मच गई। चंद्रशेखर उसी दिन दिल्ली से झांसी की ओर रवाना हो गए। चंद्रशेखर आजाद का दूसरा नाम तिवारी चंद्रशेखर शर्मा भी था। उनका शरीर गठा हुआ था, जिसे भीड़ में भी पहचाना जा सकता था। उनके गोल चेहरे पर चेचक के दाग थे। उनकी बड़ी भावपूर्ण आंखें थीं, जिन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता था कि ये किसी क्रांतिकारी की आंखें हैं। उनकी आंखें किसी कवि और संत की तरह शांत और दिलासा देने वाली थीं। बलिष्ठ शरीर वाले चंद्रशेखर की मांसपेशियां बहुत मजबूत थीं। उनके हाथ लोहे जैसे मजबूत थे। वो दिन में सैकड़ों दंड बैठकें करते थे। वो नाटे कद के थे। उनका कद था 5 फीट 6 इंच। उनकी मूंछें दोनों तरफ से ऊपर की तरफ मुड़ी रहती थी। शिव वर्मा अपनी किताब रेमिनिसेंसेस ऑफ द फिलो रेवोल्यूशनरीज में लिखते हैं,
चंद्रशेखर वक्त के तकाजे के अनुसार कई तरह के कपड़े पहनते थे। कभी कभी जब वो धोती कमीज और बंडी धारण करते थे तो लोग उन्हें उत्तर भारत का अमीर व्यापारी समझते थे। कभी कभी वो कुली का भेष धारण करते थे। तब वो अपने सिर पर लाल कपड़ा बांधते थे और फटे पुराने कपड़े पहनते थे जिसमें से पसीने की बू आती थी। उनकी दाहिनी बाह में पीतल का बिल्ला इतना वास्तविक लगता था कि कई बार लोग उनसे अपना सामान उठाने के लिए कहते थे। कभी कभी वो कलफ लगी हुई कमीज, शॉर्ट्स, फेल्ट हैट और बूट पहनते थे। उस समय कई पुलिस वाले उन्हें पुलिस अफसर समझकर सैल्यूट करते थे। जब वो केसरिया वस्त्र पहनकर अपने माथे पर भभूत लगाते थे तो लोग उन्हें सन्यासी समझकर उनके पैरों पर गिर पड़ते थे। लेकिन अपने जीवन के आखिरी समय में आजाद अक्सर धोती और कुर्ता ही पहना करते थे, लेकिन कुर्ते के ऊपर वो जैकेट जरूर पहनते थे ताकि वो उसके अंदर आसानी से अपनी पिस्तौल छिपा सके। मशहूर क्रांतिकारी दुर्गा देवी लिखती हैं, आजाद कभी बिस्तर पर नहीं सोते थे। वो आमतौर से जमीन पर पुराने अखबार बिछाकर उसी पर सो जाया करते थे। वो बहुत कम खाना खाते थे। उनकी रोज की खुराक थी सिर्फ 2 फुलके और गुड़ के 2 टुकड़े। अगर वो भी उन्हें नसीब नहीं होती थी तो वो 1 आने का भुना हुआ चना खरीद कर खा लेते थे। लेकिन जब उन्हें आराम से खाने का मौका मिलता था तो वो अच्छे भोजन का आनंद भी लेते थे। उनको खिचड़ी बहुत पसंद थी। चंद्रशेखर आजाद का निशाना जबरदस्त था। अपने बचपन में उन्होंने भील बच्चों के साथ तीर चलाने का काफी अभ्यास किया था, लेकिन क्रांतिकारी बनने के बाद उन्होंने तीर कमान की जगह पिस्टल और गोलियां रखना शुरू कर दिया था। चंद्रशेखर के निशाने की तारीफ उनके विरोधियों ने भी की थी। उनके समय में उत्तर प्रदेश के आईजी रहे हॉलिंस ने मेन ओनली पत्रिका के अक्टूबर 1958 के अंक में लिखा था, आजाद की पहली ही गोली नॉट बावर के कंधे में लगी थी। पुलिस इंस्पेक्टर विश्वेश्वर सिंह आजाद पर गोली चलाने के फेर में एक पेड़ के पीछे छिपे हुए थे। तब तक आजाद को 2 या 3 गोलियां लग चुकी थीं, लेकिन तब भी उन्होंने विश्वेश्वर के सिर का निशाना लगाया और वो गोली निशाने पर लगी। उस गोली ने विश्वेश्वर का जबड़ा तोड़ दिया था। ये आजाद के जीवन की आखिरी सबसे लंबी लड़ाई थी। मैंने आजाद से अच्छा निशानेबाज अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। आजाद के मरने के बाद भी नॉट बावर की हिम्मत नहीं हुई कि वो उनके पास जाए। उसने अपने एक सिपाही को आदेश दिया कि ये देखने के लिए कि आजाद जीवित तो नहीं है, उनके पैरों पर फायर करो। तब तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र अल्फ्रेड पार्क के आसपास इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। 8 लोगों ने उनके पार्थिव शरीर को उठाकर एक गाड़ी में रखा। आजाद की जेब में 448 रुपए पाए गए। जैसे ही राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन को इसका पता चला, उन्होंने पुलिस से अनुरोध किया कि उनके शव को उनके हवाले कर दिया जाए, लेकिन पुलिस ने उनके इस अनुरोध को ठुकरा दिया। जब तक बनारस से आए आजाद के संबंधी शिव विनायक मिश्र रसूलाबाद घाट पहुंचते, चंद्रशेखर आजाद का शव आधा जल चुका था। उन्होंने दोबारा आजाद की चिता को मुखाग्नि दी। इस बीच कमला नेहरू अपनी 13 वर्ष की बेटी इंदिरा नेहरू और पुरुषोत्तम दास टंडन के साथ वहां पहुंच गईं। विश्वनाथ वैशंपायन अपनी किताब अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद में लिखते हैं, आजाद की अस्थियों का जुलूस खद्दर भंडार से निकाला गया। लकड़ी के तख्त पर एक काली चादर बिछाई गई। जुलूस शहर में घूमता पुरुषोत्तम दास पार्क पहुंचा। अस्थियों पर शहर में जहां तहां फूल बरसाए गए। उस दिन पूरे शहर में हड़ताल रही। टंडन पार्क की सभा को अन्य लोगों के अलावा शचीन्द्र नाथ सान्याल की पत्नी प्रतिमा सान्याल ने संबोधित किया। आजाद की अस्थियों में से एक अस्थि को आचार्य नरेंद्र देव अपने साथ ले गए। अल्फ्रेड पार्क में जिस पेड़ के पीछे आजाद की मृत्यु हुई थी, आम लोगों ने कई जगह आजाद लिख दिया था। वहां की मिट्टी भी लोग उठाकर ले गए थे। उस स्थान पर रोज लोगों की भीड़ लगने लगी। लोग वहां फूल मालाएं चढ़ाने और दीप जलाकर आरती करने लगे। इसलिए एक दिन अंग्रेजों ने रातों रात उस पेड़ को जड़ से काटकर उसका नामो निशान मिटा दिया और जमीन बराबर कर दी। काटे हुए पेड़ को एक सैनिक लॉरी में लाद कर दूसरे स्थान पर फेंक दिया गया। अक्टूबर 1939 में उसी जगह पर बाबा राघव दास ने एक और जामुन के पेड़ को लगाया। वो पेड़ आज भी मौजूद है।
रेहान फजल, BBC दिल्ली। और अब चलते चलते जानते हैं खेल की दुनिया का क्या हाल है। भारत इंग्लैंड के बीच 5वें टेस्ट का आज दूसरा दिन है। सीधे चलते हैं आदेश कुमार गुप्त के साथ। आदेश जी, जसप्रीत बुमराह ने कमाल किया है आज। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, उन्होंने जिस तरह से स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ एक ही ओवर में 35 रन ठोक दिए, हालांकि इसमें एक नो बॉल और 5 रन भी शामिल थे, लेकिन ये सबसे महंगा ओवर है टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का। और इससे पहले यही वही ब्रॉड है जिन्होंने युवराज सिंह के खिलाफ भी 36 रन लौटाए थे, लेकिन वो 2007 का T20 विश्व कप था। और अगर फिलहाल सूरत हाल की बात की जाए तो बारिश के कारण खेल रुका हुआ है और इंग्लैंड ने 31 रन देकर 31 रन पर 2 विकेट अपने खो दिए। इससे पहले भारत की पहली पारी 416 रन पर समाप्त हुई। ऋषभ पंत ने 140 रन बनाए थे, रविंद्र जडेजा ने 104 रन बनाए और बुमराह ने 31 रन बनाए थे। जी, शुक्रिया आदेश जी। दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में खबरों के सिलसिले को आज यहीं लगाम देते हैं। आज स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान। कल शाम 7:30 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात। आज के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।